भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले मैं HSR मंथना की टीम के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। और मुझे पता चला कि ये बहुत सारा कार्यक्रम करते रहते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का HSR मंथना काम कर रहा है, हर शहर में इस तरीके का कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं मित्र ज्योति का वीडियो देख रहा था। सही बात तो यह है कि मुझे भी बेंगलोर आने के बाद आज ही पता चला कि इतना बड़ा इनिशिएटिव एक ये यहाँ पे चल रहा है। मुझे भी जानकारी का अभाव था, थोड़ा बहुत टीवी में देखा था मैंने, लेकिन इतना डीपली कि हाँ इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, मुझे भी आज ही पता चला है। मित्र ज्योति की टीम को और उस सभी मित्र ज्योति फैमिली के मेंबर्स को मैं धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं परसों चला तो इनफैक्ट शुरुआत में बेंगलोर में एक कार्यक्रम होना था, फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ और 3 से 4 हो गया। तो कल सुबह 11 बजे था, शाम को 5 बजे था, फिर आज सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। तो मैं जो फ्लाइट में आ रहा था परसों तो शाम को, तो मैंने सोचा कि रिपीटिशन ना हो, इसलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। इस संविधान का लक्ष्य क्या है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है और हमने 26 नवंबर 1949 को हम सब ने इसको अडॉप्ट किया और हमने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, बाद में सेकुलर भी जोड़ दिया तो सेकुलर कंट्री, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। अगर इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप ध्यान से देखें तो मैं इसको कहता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य को जो सबसे कम शब्दों में कहा जा सकता है उसके लिए 4 वाक्य है। धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यही राम राज्य है और यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है। अल्टीमेट गोल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश राम राज्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम राज्य इज धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो जैसा मैंने बताया कि चूंकि 4 जगह पे बात करनी थी, तो धर्म की जय हो पे बात हो चुकी है, अधर्म का नाश हो पे बात हो चुकी है, प्राणियों पे सद्भावना हो अभी बात करने वाला हूं, विश्व का कल्याण हो वो भी बात हो चुकी है। यहां हम केवल बात करने वाले हैं हाउ टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। किस तरीके से देश की एकता अखंडता को मजबूत किया जाए, प्राणियों में सद्भावना कैसे हो, इस पे चर्चा करेंगे। परसों आपके कर्नाटक के उडुपी में एक घटना घटी है। कितने लोगों ने उस घटना के बारे में आइडिया? हाथ उठाइए जरा। क्या हुआ? गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में सीसीटीवी रखा गया। रखने वाले बॉयज नहीं थे, रखने वाली भी गर्ल्स थी और सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया गया। जांच, मुझे नहीं पता कि अभी तक उन लड़कियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, उन लड़कियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े ऑफेंस में सिंपली सस्पेंड कर देना ये पर्याप्त थोड़ी है। अगर लड़कियों के हॉस्टल में कोई अगर लड़का वो कैमरा लगाता तो अब तक तो जेल में होता। तो लड़कियों के हॉस्टल में अगर लड़की ने कैमरा लगाया तो वो सिंपल सस्पेंड कैसे छोड़ दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कर्नाटक की सरकार ने इतने बड़े सीरियस ऑफेंस को इतना कैसे स्लाइटली छोड़ दिया। बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और जैसा मीडिया रिपोर्ट बता रही कि 100 से ज्यादा लड़कियों के उसमें वीडियोस हैं और वो वीडियोस शेयर हो चुके हैं।
पता नहीं किसको किसको शेयर हुए। वो तो तभी पता चल सकता है जब उन 3 लड़कियों का, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो। फिर वो बताएंगी वो किसके डायरेक्शन पे काम कर रही थी, वो बताएंगी कि इनका अल्टीमेटली पूरा पूरा रैकेट क्या है, मोटिव क्या था वीडियो कैमरा रखने का वॉशरूम के अंदर। और ये मोटिवेशन आया कहां से, ये दिमाग में बात आई कहां से कि गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा लगाया जाए, वीडियो बनाया जाए, उस वीडियो को शेयर किया जाए। मुझे नहीं पता वो वीडियो गल्फ कंट्रीज में गया है या विद इन कंट्री है, या उस वीडियो को यूज करके कितनी और हमारी बेटियों को ब्लैकमेल किया जाएगा, भगवान जाने। लेकिन ये सब तभी पता चल सकता है जब इस पे गंभीरता के साथ इस पे पुलिस कार्रवाई करे। तो सबसे पहले तो मैं HSR मंथना के आप सबके टीम के सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कल मंडे के दिन एक ग्रुप में सबसे पहले पुलिस कमिश्नर से मिलिए, उनको कंप्लेन दीजिए। मामला चूंकि उडुपी का है तो स्वाभाविक सी बात है यहां के नहीं कर सकते, तो होम मिनिस्टर से मिलिए, होम मिनिस्टर से मिलिए, सांसद से मिलिए, पॉलिटिशियन से मिलिए और उनको बताइए इस मामले की गहराई के साथ जांच करना और इस मामले के तह तक जाना, रूट काज के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि मंथना के लोग इस पे समय निकाल के, यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, थोड़ा सा आवाज कम करिए, बहुत इको कर रहा है, उनसे जरूर मिले। प्राणियों, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखें, प्रियम्बल में लिखा है promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. सबके बीच में भाईचारा बनाना है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। ढाई हजार साल पहले, 2400 साल पहले, जब चंद्रगुप्त का राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये वर्तमान भारत भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, पाकिस्तान भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, बांग्लादेश भी चंद्रगुप्त के अंडर में था, लंका भी था, और इनफैक्ट यूरोप का काफी बड़ा पार्ट था। अलेक्जेंडर को उन्होंने हराया था, बेटी से शादी कर लिया था उसने, मतलब बेटी से अपनी शादी किया था उसको जाके, तो वहां तक राज्य था। आचार्य चाणक्य ने जो सबसे पहला काम किया था, क्योंकि गुरु वही थे, उन्हीं के डायरेक्शन पे चंद्रगुप्त काम करते थे। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोला कि इतने सारे यहां पे लैंग्वेज अलग अलग हो रही है, इतना बड़ा भारत है, इस भारत को अगर तुम्हें यूनाइट करके रखना है, इंटीग्रेट करके रखना है, तो तुम इस भारत में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करो। सबसे पहले तुम कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करो। और कॉमन एजुकेशन सिस्टम उसके पहले भी था। राजा दशरथ और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो बैचमेट थे। दशरथ जी और सुमंत उनका नाम है, जो उनके मंत्री थे, मुख्यमंत्री उनके, क्या नाम था उनका? सुमंत। दोनों बैचमेट थे, दोनों अलग अलग वर्ण के थे। दशरथ जी क्षत्रिय थे, सुमंत जी दलित परिवार के थे, लेकिन दोनों बैचमेट थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसको समझिए। एक साथ पढ़ते थे, राम और हमारे प्रयाग के निषाद राज, दोनों अलग अलग वर्ण के थे। राम भगवान क्षत्रिय थे, निषाद राज दलित परिवार के थे, दोनों बैचमेट थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम था। राम के समय में भी था, चंद्रगुप्त के भी समय में था। स्टार्ट हुआ जो पूरा सिस्टम, वो मुगलों से शुरू हुआ। भाषाएं हमारी अलग थी। कर्नाटक के लोग अपनी कन्नड़ बोलते थे, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते थे, गुजरात के लोग गुजराती बोलते थे। लेकिन हमारा सिलेबस और करिकुलम 1000 साल पहले कॉमन था, एक समान था। बच्चा मंत्री का हो या संतरी का हो, गरीब को हो या अमीर का हो,
राजा का हो या रंग का हो, ब्राह्मण का हो या क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो या दलित का हो, सिलेबस और करिकुलम कॉमन था। यह हमारे देश का बेसिक फीचर था, यह हमारे देश की बेसिक सभ्यता थी। और आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आप अपने घर में यूनिटी और इंटीग्रेशन चाहते हैं, आपके 4 बच्चे हैं, चारों को आप अलग अलग स्कूल में पढ़ाइए, जिन चारों स्कूलों का सिलेबस अलग अलग हो, आपके चारों बेटों में ही यूनिटी नहीं हो सकती, आपके चारों बेटों में ही इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। आप एक बच्चे की ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां 10,000 रुपए फीस हो, अलग सिलेबस हो, जहां दूसरे को पढ़ाइए जहां 5,000 रुपए फीस हो, अलग सिलेबस हो, तीसरे को 2,000 रुपए फीस में अलग सिलेबस हो, और चौथे को नगर निगम में डाल दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी में डाल दीजिए जहां 200 रुपए फीस हो। अगर आपको परिणाम देखना है अलग अलग सिलेबस और करिकुलम का, अपने घर में ट्राई कर लीजिए। मैं तो चाहता हूं इस देश के सांसद, विधायक, मंत्री एक बार अपने घर में ट्राई करके देख लें कि डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट करिकुलम, डिफरेंट स्टैंडर्ड का एजुकेशन का फर्क क्या होता। परिवार एक नहीं हो सकता, देश एक कैसे हो जाएगा। इसलिए भारत को अगर यूनाइट करना है, भारत को इंटीग्रेट करना है, तो यूसीसी पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, अभी सुबह ही कर चुका हूं। इसलिए वन नेशन वन सिविल कोड से भी ज्यादा जो जरूरी है वो वन नेशन वन एजुकेशन कोड है, और बहुत डुएबल है, ये प्रैक्टिकल है और चल भी रहा है। भारत में केंद्रीय विद्यालय चलता है, सबको पता होगा, केवीएस। सिलेबस एक है कि अलग अलग बताइए? कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक सिलेबस एक, तो डुएबल है, प्रैक्टिकल है। जितने आपके नवोदय स्कूल चलते हैं, वन नेशन वन सिलेबस उसमें है। केंद्रीय विद्यालय में वन नेशन वन सिलेबस है। हमारे पास एक कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE। अगर उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या हो जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन, यही हो जाएगा। RTE का RTEE हो जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन। राइट टू इक्वल एजुकेशन में जैसे हमारे पास जीएसटी काउंसिल है, उसी पैटर्न पे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी। एजुकेशन काउंसिल क्या क्या, जैसे जीएसटी काउंसिल क्या करती है? जीएसटी काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री उसके चेयरमैन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने के बाद इसकी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और वो तय करते हैं किस सामान पे कितना जीएसटी लगाना। वैसे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके चेयरमैन, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, और ये बैठ के हर एक महीने पे एक्सपर्ट बॉडी बना लेंगे और ये तय कर लें, एक्सपर्ट बॉडी ये तय कर लेगी फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना, किसमें क्या पढ़ाना। और आप सारे लोग यहां पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। हो सकता है। आप जो भी बोलिए जोर से बोलिए, आपका वीडियो 2 से 3 करोड़ लोग तक जाएगा। आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए, मेरे साथी रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 करोड़ तक HSR मंथन का यह कार्यक्रम 3 करोड़ लोगों तक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो फिजिक्स में वन नेशन वन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। केमिस्ट्री का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जूलॉजी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बॉटनी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मैथ्स का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। संस्कृत का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इंग्लिश का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हिंदी का हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो बचा क्या? हिस्ट्री बची, ज्योग्राफी बची, और सोशल साइंस कह सकते हैं। तो ठीक है, एक काम करो, जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एजुकेशन काउंसिल बनाओ, 7 किताबें कॉमन कर दो, 3 किताबें राज्यों पे छोड़ दो, वो अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लेंगे, लोकल हिस्ट्री नहीं, एक तो सेंट्रल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, अदरवाइज महाराणा प्रताप को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, लक्ष्मीबाई को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, अहिल्याबाई होलकर को पूरे देश में नहीं पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाया क्या जाएगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस। कोई काम है मर्चेंट ऑफ वेनिस का? मर्चेंट ऑफ वेनिस ही है ना, क्या कहते हैं उसको? ICSE बोर्ड वाले पढ़ाते हैं। हाँ, जूलियस सीजर, कोई काम है उसका क्या भारत में? कोई भारत से लेना देना है क्या? हमारे इतने बड़े बड़े राजा
एक से बढ़कर एक राजा, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बड़ा बलिदान किया। वो महाराष्ट्र वाले, क्या नाम था उनका, शिवाजी महाराज के जो नीचे उनके सेनापति तानाजी, जो 15 घंटे सूर्य नमस्कार करते थे। अरे उनको पढ़ाओ तो बच्चों को समझ में आएगा सूर्य नमस्कार से पावर कैसी आती है। यहां तो 15 मिनट हमारे बच्चे सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते। आधों को तो पता ही नहीं सूर्य नमस्कार होता क्या है। तो हमारे यहां पढ़ाने के लिए इतने महान लोग हैं, पढ़ाने के लिए हर फील्ड में महान लोग हैं। एजुकेशन के फील्ड में, पावर की फील्ड में, धनुष के फील्ड में, भाला की फील्ड में, गदा की फील्ड में, सब हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और हम पढ़ा क्या रहे हैं, जूलियस सीजर और मर्चेंट ऑफ, कोई लेना देना नहीं। तो 7 किताबें कॉमन हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। 2-3 किताब राज्यों को दे दीजिए। कर्नाटक वाली अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें। तमिलनाडु वाले अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ा लें, अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ा लें। तो 1 नेशन 1 सिलेबस लागू होने का फायदा यह होगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाषा की दिक्कत, हाँ ठीक है, एक काम करिए, सिलेबस करिकुलम कॉमन होगा। कर्नाटक वाले कन्नड़ में पढ़ाएंगे, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ाएंगे, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ाएंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ लेंगे। इसमें दिक्कत कहां है? आजकल जो विदेशी भाषा में पढ़ रहे हैं उससे अच्छा स्वदेशी भाषा में पढ़ेंगे। आजकल पूरा इंडिया विदेशी भाषा में पढ़ रहा है। कर्नाटक वालों को कन्नड़ आती है, उसके बाद दूसरी भाषा नहीं आती, सीधे इंग्लिश ही आती है। और भोजन में भी यही है। होटल में जाओ तो या तो साउथ इंडियन भोजन है, उसके बाद सीधे फ्रेंच, चाइनीज भोजन भी या तो अपना लोकल करेंगे, नहीं सीधे विदेश वाला करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ बिहार वाले थोड़ा कर्नाटक वाला खा लें, बंगाल वाले थोड़ा तमिलनाडु वाले खा लें। हमारे यहाँ इतने भोजन की व्यवस्था है कि फ्रेंच फ्राई और क्या बोलते हैं चाइनीज, पता नहीं वो जो भी है चीजें, हाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे अपने भारत वाला तो खा लो। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम संभव है। पहले था, राम के समय में था, चंद्रगुप्त के समय में था, डुएबल है, इंप्लीमेंटेबल है, और इससे देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। जब मेरे बेटे की किताब, मेरे ड्राइवर के बेटे की किताब एक होगी, तब वास्तव में यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। जब क्लर्क के बच्चे की किताब और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। जब लेबर की बच्चे की किताब, लेबर मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी इंटीग्रेशन आएगा। जब टीचर के बच्चे की किताब और एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी इंटीग्रेशन होगा। और जब बेंगलोर के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब और कलकत्ता के बच्चे की किताब एक होगी, तब यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा। और इनफैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। आज की डेट में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो तो एक है। एनडीए का जो एग्जाम है वो तो एक ही है ना सबके लिए। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, आपका पेपर तो वही एक ही होगा। सीबीएसई से पढ़ो, आईसीएसई से पढ़ो, जिस भी बोर्ड से पढ़ो, पेपर अलग अलग है क्या? जोर से बोलिए। एक एनडीए का एक पेपर, क्लैट का एक पेपर, जेई का एक पेपर, नीट का एक पेपर, बैंक का एक पेपर। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, कर्नाटक से पढ़ के आओ, बंगाल से पढ़ के आओ, कहीं से पढ़ के आओ, पेपर आपका एक है। जब पेपर एक है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी तो तभी मिलेगी ना जब सिलेबस एक होगा। और अल्टीमेटली कोचिंग वाले तो सबको एक ही पढ़ाते हैं। आप इंटरेस्टिंग देखो, आप 12वीं किसी भी बोर्ड से करो, सीबीएसई बोर्ड से करो, कर्नाटक से बोर्ड करो, तमिलनाडु बोर्ड से करो, जब आप फिटजी की कोचिंग करोगे, या इधर कौन सी चलती है भाई? हमारे दिल्ली में फिटजी बहुत चलती है, यहां भी है। आकाश होगा, फिटजी होगा, एलएन होगा, जो भी है। अब ये बताओ, ये एलएन, आकाश, फिटजी वाले सीबीएसई वालों को अलग पढ़ाते हैं, आईसीएसई वालों को अलग पढ़ाते हैं, एक साथ ही पढ़ाते हैं? एक साथ ही पढ़ाते। तो कोचिंग वाले भी कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम पढ़ा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ भी रही है कॉमन सिलेबस, जो पेपर आ रहा है सबके लिए आ रहा है। तो फिर ये 9वीं 10वीं 12वीं तक अलग अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? फायदा क्या है? क्यों? अरे बेस्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है,
हमको ये पढ़ाना मैथ में, तो ठीक है, एक एक्सपर्ट टीम होगी मैथ की, वो भारत के सारे स्टेट बोर्ड की मैथ की किताब पढ़ लेगी, सीबीएसई किताब देख लेगी, आईसीएसई की देख लेगी, जितने बोर्ड हैं सबकी देख लेगी, सब में से दो दो चार चार चैप्टर लेके एक नया किताब बना देगी, 50 चैप्टर के हो गए। लेकिन भारत के एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं ने हाईजैक कर लिया है। इन कोचिंग माफियाओं ने, जिनका लगभग 5 लाख करोड़ का धंधा है साल का, भारत में कोचिंग का बिजनेस कितना है? 5 लाख। इन्होंने हर राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंधक बना लिया है, दूसरे शब्दों का ये खरीद लिया है, और ऐसी व्यवस्था बना दिया है कि जो पढ़ाया जाएगा वो पूछा नहीं जाएगा, और जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि जो पढ़ाया गया अगर वो पूछा गया तो आप अपने बच्चे को कोचिंग भेजोगे ही नहीं। बड़ी सीधी सी बात है, आप कोचिंग तब भेजोगे जब आपके दिमाग में हो जाए कि भैया हमारा बच्चा कितना भी अच्छा होगा, जब तक कोचिंग नहीं करेगा तब तक क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, तब तक नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तब तक एनडीए नहीं कर पाएगा, तब तक जो भी है एग्जाम नहीं कर पाएगा। तो आपके दिमाग में डाल दिया गया और ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई कि आप 10वीं 12वीं के साथ साथ 3-4 लाख रुपए अलग से भी दे दो। वन नेशन वन सिलेबस से कोचिंग माफियाओं की कमर टूट जाएगी। वन नेशन वन सिलेबस से स्कूल माफियाओं की कमर टूट जाएगी। ये जो 15-15 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए महीने की फीस लेते हैं, जब वही सिलेबस 200 रुपए वाले स्कूल में होगा, वही किताब होगी, वही किताब 10,000 रुपए स्कूल में भी चलेगी, तो आप 10,000 रुपए में काहे लिए पढ़ाओगे? किस लिए पढ़ाओगे? केवल एसी की हवा लेने के लिए या बढ़िया चेयर के लिए? अभी उनकी मोनोपोली है कि हमारे स्कूल में बच्चा आ जाएगा तो इंजीनियरिंग कर लेगा, हमारे स्कूल में बच्चे को भेज दो तो नीट क्वालिफाई कर लेगा। हमारी किताब ऐसी अलग है कि जो सीधे सीधे कनेक्ट है नीट से और उससे। आप समझिए भारत के मिडिल क्लास के साथ, भारत के लोगों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है, और इस खेल में सब शामिल है। सबसे ज्यादा शामिल तो पॉलिटिशियंस हैं।